31 जनवरी 1950 पूरा भारत एक नई सुबह का स्वागत कर रहा था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उस सुबह सिर्फ एक कानून लागू नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसी ताकत जन्मी थी जो आने वाले 100 साल तक करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करने वाली थी। आज भी हर चुनाव, हर अदालत, हर प्रधानमंत्री, हर मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि देश का सबसे ताकतवर इंसान भी एक ऐसी किताब के सामने झुकता है जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक कानूनों की किताब है या फिर यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली संविधान है? अगर ऐसा है तो क्यों, और अगर नहीं तो आखिर दुनिया भारत के संविधान की इतनी तारीफ क्यों करती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक गुलाम भारत से, जहां करोड़ों लोगों की किस्मत लंदन में बैठे कुछ लोगों के फैसलों से तय होती थी। कल्पना कीजिए, आप अपने ही देश में हो, लेकिन आपके अधिकार, आपकी आजादी और आपका भविष्य किसी विदेशी सरकार के हाथों में हो। यही भारत की हकीकत थी। और शायद अगर उस समय एक ऐतिहासिक फैसला न लिया जाता तो आज का भारत पूरी तरह अलग होता। तो आखिर कौन था जिसने इस सपने को हकीकत बनाया? क्यों संविधान सभा बनाने का फैसला लिया गया? और क्या सच में भारत का संविधान दुनिया का सबसे शक्तिशाली संविधान है? आइए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1946। दूसरे विश्व युद्ध की आग ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन भारत में एक नया तूफान उठ रहा था। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि अब भारत को ज्यादा समय तक गुलाम बनाकर रखना संभव नहीं। लेकिन एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर अंग्रेज चले गए तो भारत चलेगा कैसे? क्या देश में राजा शासन करेंगे? क्या सेना सत्ता संभालेगी? या फिर भारत टुकड़ों में बंट जाएगा? पूरा देश अनिश्चितता के अंधेरे में खड़ा था। उसी समय एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। संविधान सभा का गठन। यह सिर्फ नेताओं की एक बैठक नहीं थी, यह वह जगह थी जहां पहली बार भारत का भविष्य भारतीयों के हाथों में आने वाला था। लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। देश के अलग अलग हिस्सों से वकील, शिक्षाविद, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हुए। हर किसी के पास अपने भारत का एक सपना था, लेकिन समस्या यह थी कि हर सपना दूसरे सपने से अलग था। कोई चाहता था मजबूत केंद्र, कोई चाहता था राज्यों को ज्यादा अधिकार, कोई चाहता था धर्म आधारित व्यवस्था, तो कोई पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष भारत। एक ही कमरे में सैकड़ों विचार टकराने वाले थे और यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे बड़े बौद्धिक संघर्ष की कहानी। 9 दिसंबर 1946 दिल्ली का संविधान सभा भवन इतिहास बनने का इंतजार कर रहा था। पहली बैठक शुरू हुई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें छिपी थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले 2.5 से 3 साल ऐसी बहसों से भरे होंगे जिनके फैसले आज भी भारत की दिशा तय करते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ आने वाला था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बिना शायद आज का भारतीय संविधान कभी वैसा बन ही नहीं पाता। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। लेकिन उन्हें यह जिम्मेदारी कैसे मिली जब उनके कई राजनीतिक विरोधी भी मौजूद थे? तो आखिर पूरे देश की सबसे बड़ी कानूनी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर क्यों रखी गई? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है और इसी सवाल का जवाब अगले भाग में मिलेगा। कल्पना कीजिए, पूरा देश एक नई शुरुआत के मुहाने पर खड़ा है। एक ऐसी किताब लिखी जानी है जो करोड़ों लोगों की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी। लेकिन सवाल था, यह जिम्मेदारी किसे दी जाए? संविधान सभा में सैकड़ों विद्वान थे, देश के सबसे बड़े नेता मौजूद थे।
हर किसी के पास अनुभव था, विचार थे और देशभक्ति भी। फिर भी जब सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का समय आया तो एक नाम सबसे आगे उभरा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। यह फैसला कई लोगों के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कई मुद्दों पर कांग्रेस के आलोचक रहे थे। उनके विचार अक्सर सत्ता में बैठे नेताओं से अलग होते थे। फिर भी उन्हें ही चुना गया। क्यों? क्योंकि उस समय भारत को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक असाधारण विधिवेत्ता चाहिए था। ऐसा व्यक्ति जो कानून की हर बारीकी समझता हो, जो दुनिया के संविधानों का अध्ययन कर चुका हो और जो ऐसा संविधान लिख सके जो केवल आज नहीं बल्कि आने वाले 100 वर्षों तक भारत को दिशा दे। 29 अगस्त 1947 इतिहास का वह दिन जब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। लेकिन यहीं से शुरू हुई सबसे कठिन परीक्षा। दिन रात हजारों दस्तावेज, दुनिया के अनेक देशों के संविधान और संविधान सभा की अनगिनत बहसें, हर शब्द, हर वाक्य, हर अनुच्छेद बार बार पढ़ा गया, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे देश का भविष्य बदल सकती थी। कहा जाता है कि संविधान बनाते समय दुनिया के कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, लेकिन भारत ने किसी की नकल नहीं की, बल्कि हर अच्छी व्यवस्था को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला। यही कारण है कि भारतीय संविधान सिर्फ सबसे लंबा नहीं बल्कि सबसे अनोखा भी माना जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था। अगर हर नागरिक को समान अधिकार दिए जाए तो क्या सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता खत्म हो जाएगी या देश एक नए संघर्ष में फंस जाएगा? संविधान सभा के अंदर इस मुद्दे पर ऐसी बहस होने वाली थी जिसने पूरे सदन को हिला दिया, और वही बहस भारतीय संविधान की असली ताकत बनने वाली थी। क्या होगा अगर एक दिन देश के हर इंसान को बराबरी का अधिकार दे दिया जाए? आज यह बात सामान्य लगती है, लेकिन 1947 के भारत में यह एक क्रांति से कम नहीं थी। सदियों से समाज जाति, छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों में बटा हुआ था। ऐसे में संविधान सभा के सामने सबसे कठिन सवाल था, क्या कानून सच में इंसानों को बराबर बना सकता है? सभा के अंदर घंटों नहीं, दिनों तक बहस चली। कुछ सदस्यों का मानना था अगर सभी को एक जैसे अधिकार दे दिए गए तो समाज में अराजकता फैल सकती है। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर खड़े थे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द इतिहास बदलने वाले थे। उन्होंने कहा, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आता। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह उस भारत का सपना था जहां किसी इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी योग्यता से होगी। लेकिन यहीं एक और सवाल उठा, क्या नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए? अगर हर कोई खुलकर सरकार के खिलाफ बोल सके तो क्या देश कमजोर नहीं हो जाएगा? बहस फिर शुरू हुई। आखिरकार फैसला हुआ कि भारत का नागरिक बोल सकेगा, लिख सकेगा, अपने विचार रख सकेगा और अन्याय के खिलाफ अदालत तक जा सकेगा। यही जन्म हुआ मौलिक अधिकारों का। ये केवल कानून की धाराएं नहीं थीं, यह उस भारत का वादा था जहां सरकार भी संविधान से ऊपर नहीं होगी। लेकिन जैसे ही यह लड़ाई खत्म हुई, एक और तूफान संविधान सभा के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। एक ऐसा सवाल जो आज भी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो या राज्यों को ज्यादा अधिकार मिले? अगर इस सवाल का गलत जवाब चुना जाता तो शायद आज का भारत एक देश नहीं, कई छोटे छोटे देशों में बढ़ चुका होता। यही वह मोड़ है जहां भारतीय संविधान की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। 15 अगस्त 1947
पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन उस जश्न के पीछे एक ऐसा डर छिपा था जो किसी भी पल भारत को बिखेर सकता था। विभाजन का दर्द अभी ताजा था। लाखों लोग अपना घर छोड़ चुके थे। हजारों परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। और इसी बीच भारत के सामने एक नया संकट खड़ा था। 560 से ज्यादा रियासतें, हर रियासत अपना राजा, अपने कानून और अपनी अलग पहचान रखती थी। कुछ भारत में शामिल होना चाहती थी, कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी और कुछ खुद को एक अलग देश घोषित करना चाहती थी। अगर उस समय एक भी गलत फैसला लिया जाता तो शायद आज भारत का नक्शा पूरी तरह अलग होता। संविधान सभा के भीतर एक सवाल बार बार गूंज रहा था, देश ज्यादा शक्तिशाली होगा या राज्य? अगर राज्यों को पूरी आजादी दे दी जाती तो क्या वे भविष्य में अलग होने की मांग नहीं करते? और अगर सारी शक्ति केवल केंद्र के पास होती तो क्या लोकतंत्र बच पाता? यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं था, यह भारत के अस्तित्व का सवाल था। लंबी बहसों के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। भारत बनेगा राज्यों का संघ, यानी राज्यों को अपने अधिकार मिलेंगे, लेकिन देश की एकता सबसे ऊपर रहेगी। रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र के पास होगी, जबकि शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जैसे कई विषय राज्यों के अधिकार में रहेंगे। यही संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत बना। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। संविधान लगभग तैयार था, फिर भी एक आखिरी सवाल पूरी संविधान सभा को बेचैन कर रहा था। क्या यह संविधान सिर्फ नेताओं के लिए बनाया जा रहा है या भारत के सबसे गरीब, सबसे कमजोर और सबसे आखिरी व्यक्ति के लिए भी? इस सवाल का जवाब संविधान की आत्मा बनने वाला था। अगर आपसे पूछा जाए भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, क्या वह मौलिक अधिकार है, क्या वह संसद है या सुप्रीम कोर्ट? हैरानी की बात यह है, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि संविधान की असली ताकत सिर्फ 85 शब्दों में छिपी है। जी हाँ, वही शब्द जिन्हें हम प्रस्तावना कहते हैं। लेकिन आखिर इन शब्दों में ऐसा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई ऐतिहासिक फैसलों में इन्हीं का सहारा लेती है? संविधान सभा के अंदर इन शब्दों पर एक एक पंक्ति पर बहस हुई, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आने वाले भारत का चरित्र तय करने वाले थे। क्या भारत सिर्फ एक आजाद देश होगा या एक ऐसा देश जहां हर नागरिक कानून की नजर में बराबर होगा? फिर एक एक करके वे शब्द चुने गए जिन्होंने भारत की पहचान बना दी। हम भारत के लोग, बस यहीं से सब कुछ बदल गया। इसका मतलब साफ था, देश का असली मालिक कोई राजा नहीं, कोई ब्रिटिश सरकार नहीं, कोई प्रधानमंत्री भी नहीं, बल्कि भारत की जनता। इसके बाद आए 4 ऐसे वादे जिन पर पूरे संविधान की नींव रखी गई। न्याय, ताकि किसी गरीब के साथ अन्याय न हो। स्वतंत्रता, ताकि हर इंसान अपने विचार खुलकर रख सके। समानता, ताकि जन्म, जाति, धर्म या धन किसी की किस्मत तय न करे। और अंत में बंधुत्व, यानी इतनी विविधताओं के बावजूद पूरा भारत एक परिवार की तरह रहे। लेकिन क्या सिर्फ इन शब्दों को लिख देने से देश बदल जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर वादा तभी पूरा होता है जब उसे बचाने की ताकत भी हो। और यही कारण था कि संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी संस्था बनाई जो जरूरत पड़ने पर सरकार के फैसलों को भी रोक सके। एक ऐसी संस्था जिसके सामने देश की सबसे बड़ी सरकार भी जवाब देने के लिए बाध्य हो। उस संस्था का नाम था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या सच में सुप्रीम कोर्ट सरकार से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है? यही सवाल भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। अगले भाग में
हम जानेंगे कि कैसे भारतीय संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम रक्षक बनाया और क्यों उसके कुछ फैसलों ने देश की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब सत्ता के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत करता है। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने भी यही सवाल था। अगर भविष्य में कोई सरकार संविधान की सीमा पार करने लगे तो उसे कौन रोकेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र सिर्फ इसलिए खत्म हो गए क्योंकि सत्ता को रोकने वाली कोई मजबूत व्यवस्था नहीं थी। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस खतरे को पहले ही समझ लिया था, इसलिए बनाया गया सुप्रीम कोर्ट, एक ऐसी संस्था जिसे संविधान का अंतिम प्रहरी कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की असली परीक्षा संविधान लागू होने के बाद शुरू हुई। समय बदला, सरकारें बदली और कई बार ऐसे फैसले लिए गए जिन पर सवाल उठे। फिर आया वह दौर जब एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हुआ, क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है? अगर जवाब हाँ होता तो क्या कोई सरकार भविष्य में संविधान की मूल भावना को ही बदल सकती थी? ये सिर्फ कानून का मामला नहीं था, ये भारत के लोकतंत्र के भविष्य का सवाल था। इस बहस ने जन्म दिया एक ऐतिहासिक विचार को जिसे कहा गया मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब था संसद संविधान में बदलाव कर सकती है लेकिन उसकी मूल आत्मा को खत्म नहीं कर सकती। यानी लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून का शासन और संविधान की सर्वोच्चता, इनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था और कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान की ताकत सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं थी, क्योंकि संविधान ने एक आम नागरिक को भी इतनी शक्ति दी कि वह अपने अधिकारों के लिए पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है। एक गरीब व्यक्ति भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, एक आम नागरिक भी अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। और यही वजह है कि भारतीय संविधान को सिर्फ सरकार चलाने की किताब नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा की ढाल कहा जाता है। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इतना विशाल देश सिर्फ एक संविधान से सफल हो सकता है, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों भारत का संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है और कैसे इसने इतनी अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों वाले देश को एक साथ बांधे रखा। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों साल पुरानी संस्कृतियां मौजूद हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराएं, और फिर भी लोग खुद को एक ही नाम से पहचानते हैं, भारतीय। लेकिन आखिर यह संभव कैसे हुआ? क्या सिर्फ देश का नक्शा बना देने से एक राष्ट्र बन जाता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति होती है जो लोगों को एक साथ जोड़ती है? भारत के संविधान निर्माताओं के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं था, यह अलग अलग कहानियों का महासागर था। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पूर्व की संस्कृति, पश्चिम की परंपराएं, हर जगह अलग रंग, लेकिन सपना एक था, एक ऐसा भारत जहां विविधता कमजोरी नहीं ताकत बने। इसी सोच के साथ संविधान में ऐसे प्रावधान बनाए गए जो हर नागरिक को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान बचाने का अधिकार देते हैं। लेकिन एक और बड़ी चुनौती सामने थी, भारत की भाषाएं। एक सवाल उठा, क्या पूरे देश की एक ही भाषा होनी चाहिए या हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए? ये बहस इतनी बड़ी थी कि संविधान सभा में कई दिनों तक चर्चा हुई, क्योंकि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं होती, ये लोगों की भावनाओं,
उनकी संस्कृति और उनकी पहचान से जुड़ी होती है। आखिरकार भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जहां अलग अलग भाषाओं को सम्मान मिला और देश की एकता भी बनी रही। यही भारतीय संविधान की खासियत थी। इसने लोगों को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहने का रास्ता दिखाया। लेकिन इतना विशाल संविधान बनाना आसान नहीं था। हजारों सुझाव, सैकड़ों बहसें और लाखों शब्दों को जांचने के बाद आखिर वह दिन आया जब संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, इसे लागू कब किया जाए और क्यों चुनी गई? 26 जनवरी की तारीख इस तारीख के पीछे छिपी थी, आजादी की लड़ाई की एक भूली हुई कहानी। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों 26 जनवरी 1950 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि भारत के अधूरे सपने के पूरा होने का प्रतीक थी। सालों की लड़ाई, हजारों कुर्बानियां और अनगिनत सपनों के बाद वह पल आखिर आ गया था। 26 जनवरी 1950, एक ऐसी सुबह जब सूरज सिर्फ आसमान में नहीं उगा था, बल्कि एक नए भारत के इतिहास में उगा था। उस दिन भारत ने सिर्फ अपना संविधान लागू नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, अब भारत अपने फैसले खुद करेगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर 26 जनवरी ही क्यों? क्या यह सिर्फ एक तारीख थी? नहीं, इसके पीछे छिपी थी स्वतंत्रता आंदोलन की एक बहुत बड़ी कहानी। साल था 1930, जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐतिहासिक घोषणा की थी। उन्होंने संकल्प लिया कि भारत का लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आजादी। 26 जनवरी 1930 को देश भर में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और लगभग 20 साल बाद उसी तारीख को चुना गया भारत को गणराज्य बनाने के लिए। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, या उन सपनों को सम्मान देना था जो आजादी की लड़ाई में देखे गए थे। सुबह के समय दिल्ली में एक ऐतिहासिक समारोह हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद संभाला और भारत आधिकारिक रूप से बन गया एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देश का मुखिया कोई राजा नहीं था, अब भारत की शक्ति जनता के हाथों में थी। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी एक नई चुनौती सामने थी, क्योंकि किसी भी संविधान की असली परीक्षा कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर होती है। क्या करोड़ों गरीब लोगों को न्याय मिलेगा? क्या हर नागरिक को बराबरी मिलेगी? क्या लोकतंत्र इतने विशाल देश में टिक पाएगा? दुनिया के कई विशेषज्ञों को शक था। कुछ लोगों का मानना था कि भारत जैसा विविधताओं वाला देश लोकतंत्र को लंबे समय तक नहीं चला पाएगा। लेकिन भारत ने एक अलग कहानी लिखी। हर चुनाव के साथ, हर पीढ़ी के साथ संविधान ने खुद को साबित किया। फिर भी एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या भारत का संविधान सच में दुनिया का सबसे शक्तिशाली संविधान है, या यह सिर्फ एक लोकप्रिय दावा है? इसका जवाब छिपा है उन विशेषताओं में जो भारतीय संविधान को दुनिया के बाकी संविधानों से अलग बनाती हैं। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि आखिर कौन सी 5 खास बातें भारतीय संविधान को दुनिया के सबसे अनोखे संविधानों में शामिल करती हैं, और क्या सच में इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली संविधान कहा जा सकता है? सालों की मेहनत, हजारों घंटों की बहस और करोड़ों भारतीयों के सपनों के बाद एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ जिसने एक पूरे देश की दिशा बदल दी। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या भारत का संविधान दुनिया का सबसे शक्तिशाली संविधान है? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर संविधान की अपनी खासियत होती है। लेकिन भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे संविधानों में शामिल करती हैं। पहली ताकत, जनता की सर्वोच्चता। भारत का संविधान शुरू होता है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है,
यह एक घोषणा है कि भारत की असली शक्ति किसी राजा, किसी परिवार या किसी संस्था में नहीं, बल्कि देश की जनता में है। हर 5 साल में जनता अपने नेताओं को चुनती है, और अगर कोई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, तो जनता उसे बदल सकती है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। दूसरी ताकत, मौलिक अधिकार। एक गरीब इंसान, एक आम नागरिक या देश का सबसे कमजोर व्यक्ति भी संविधान के सामने बराबर है। उसे बोलने का अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। यही अधिकार लोकतंत्र को सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक वास्तविक शक्ति बनाते हैं। तीसरी ताकत, संविधान की लचीलापन और मजबूती। समय बदलता है, समाज बदलता है, नई चुनौतियां आती हैं, इसलिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था रखी गई। लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि इसकी मूल आत्मा को खत्म नहीं किया जा सके। यानी संविधान बदलते समय के साथ चल सकता है, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोता। चौथी ताकत, विविधता में एकता। भारत में भाषाएं अलग हैं, संस्कृतियां अलग हैं, परंपराएं अलग हैं। फिर भी संविधान हर नागरिक को एक समान पहचान देता है। यही कारण है कि इतनी विविधताओं के बावजूद भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में खड़ा है। पांचवी और सबसे बड़ी ताकत, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, संविधान से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई बड़ी संस्था, सभी को संविधान के दायरे में रहकर काम करना होता है। और शायद यही किसी भी संविधान की सबसे बड़ी शक्ति होती है। लेकिन सच यह भी है कि कोई भी संविधान अपने आप देश को महान नहीं बना सकता। संविधान सिर्फ रास्ता दिखाता है। उस रास्ते पर चलना नागरिकों और संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी चेतावनी दी थी कि अच्छा संविधान भी अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो वह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगा। आज 75 साल से ज्यादा समय बाद भी भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की नींव है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह करोड़ों लोगों के अधिकारों की सुरक्षा है। यह उन लोगों की उम्मीद है जो न्याय चाहते हैं। यह उस सपने की पहचान है जिसमें हर भारतीय बराबरी और सम्मान के साथ जी सके। तो क्या भारत का संविधान दुनिया का सबसे शक्तिशाली संविधान है? शायद इसका जवाब हर व्यक्ति अलग देगा, लेकिन एक बात निश्चित है, यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूर है। क्योंकि यह सिर्फ भारत का संविधान नहीं, यह भारत के लोगों का विश्वास है। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए माइंडसेट मार्वल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है।